नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां सट्टा ऐप वेबसाइट पर कार्रवाई की गई है। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, महादेव ऐप को बैन कर दिया गया है। रेड्डी अन्ना प्रेस्टो प्रो ऐप और वेबसाइट भी अब बैन कर दिए गए हैं। इसके साथ ही अन्य 20 से ज्यादा सट्टेबाजी ऐप और वेबसाइट भी बैन कर दिए गए। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने यह आदेश जारी किया है। तो यह बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं इस वक्त के, जहां केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। तहसीन जैदी हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे जुड़े हैं। तहसीन, लगातार महादेव जो सट्टा ऐप है उसके खिलाफ कार्रवाई जारी, तो इस बीच ये बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। निश्चित तौर पे इसको बड़ा फैसला ही इसको बोलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने प्रवर्तन निदेशालय के अनुरोध पर ये एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पे की है। उसमें कहा गया है कि महादेव बुक ऑनलाइन सहित जो उसके 22 अवैध सट्टेबाजी ऐप हैं, जिनमें अगर बात करें तो रेडी अन्ना, प्रेस्टो प्रो, स्टार 777, इस तरीके के जो पूरे 22 जो ऐप हैं जिसके जरिए ये बैटिंग लगाई जाती है और जिसके द्वारा जो कई जो कह सकते हैं युवा अपनी जो कह सकते हैं जिंदगी खराब कर चुके हैं, उसको लेके एक बड़ा आदेश यहाँ पे जारी हुआ है। जिस तरीके से राज्य मंत्री जो है चंद्रशेखर, उन्होंने इस बात को कहा है कि ये इन पे जो ब्लॉकिंग के लिए कहा गया है कि सारे जो ऐप हैं वो उनके खिलाफ ब्लॉकिंग आदेश यहाँ पे दिया गया है। तो अभी आने वाले दिनों में जिस तरीके से ज्यादातर जो ऐप हैं वो पूरे देश में चल रहे थे और इसका जो ऑपरेट हो रहा था वो दुबई और बाकी जो कंट्रीज हैं विदेशों से ये ऑपरेट किया जा रहा था, जिसमें जो नाम आ रहे थे, जो इसके संचालक थे, उन लोगों के द्वारा ये बनाया गया था और क्रिएट भी इन्हीं लोगों के द्वारा किया गया था। तो उसको लेके एक बड़ा फैसला यहाँ पे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसमें एक बड़ा आदेश यहाँ पे दिया है कि सभी जो 22 अवैध सट्टेबाजी जो ऐप है और वेबसाइट हैं, इनके खिलाफ ब्लॉकिंग आदेश यहाँ पे जारी किया है। अब देखने वाली बात है कि ये कब तक इनको ब्लॉक किया जाता है, लेकिन एक बड़ा फैसला इसको माना जा रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तहसीन इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, भाजपा के बाद कांग्रेस ने भी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए अपने पत्ते खोल दिए। चुनावी वादों को पिटारे में जनता के लिए क्या खास है, यह आप ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो का नाम दिया है भरोसे का घोषणा पत्र, जबकि भाजपा ने इसे संकल्प पत्र, मोदी की गारंटी नाम दिया था। भाजपा ने किसानों से 3100 रुपए की दर से धान खरीदने का वादा किया, तो कांग्रेस ने 3200 रुपए देने का वादा कर दिया। कांग्रेस 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी करेगी, लेकिन भाजपा ने 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी का वादा किया। सरकार बनने पर कांग्रेस किसानों का कर्ज माफ करेगी, तो दूसरी ओर भाजपा किसानों को धान का एकमुश्त भुगतान करेगी। आम लोगों को राहत देते हुए कांग्रेस ने 200 यूनिट तक बिजली बिल माफ करने का वादा किया। हालांकि भाजपा के घोषणा पत्र में ऐसा कोई जिक्र नहीं है। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। दोनों पार्टी के घोषणा पत्र पर लोग अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लोगों से बात की हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने। बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और उस पर लोगों की क्या राय है जानने के लिए पहुंचे हैं तेलीबांधा तालाब। बड़ी संख्या में सीनियर सिटीजन्स है, तो इनसे ही पहले हम शुरुआत करेंगे। क्या कहेंगे? ये जो चुनाव के समय ये जो घोषणा पत्र जारी कर देश को जो आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं ये सारे नेतागण, ये चाहे किसी भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, इसके विषय में मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये सारी चीज़ें अनैतिक है। यदि अपने को जीत हासिल करने के लिए, आप जनता को लुभाने के लिए ये जो ऑफर दे रहे हैं, ये सिर्फ आपके स्वार्थ प्रेरित है। इसके अलावा इसका कोई लॉजिक नहीं है। फर्क ये हम लोगों को देखना है कि अभी जो 5 साल में हमारे यहाँ कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ, ये हम लोगों को समझना या जानना बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की सरकार में जो मूलभूत सुविधाएं रायपुर के लिए या छत्तीसगढ़ राज्य के लिए होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। और महिलाएं भी हैं, मतलब काफ़ी नाराज़गी है। देखिए, काफ़ी नाराज़गी है, साफ बता रहे हैं और बिल्कुल अपने घर से जोड़ कर पूरा मामला बता रहे हैं। सड़कों को लेकर, पानी को लेकर बीजेपी बोल रही है कि बिटिया पैदा होगी तो 1.5 लाख देंगे, और विवाहिता जो होती है महिला, उसे साल में 12,000 रुपये देंगे। तो क्या लगता है ये सारी चीज़ें असर करेंगी? हाँ, जरूर करेगी। बता रहे। अच्छा, घोषणा पत्र तो आ गया दोनों का, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, घोषणा पत्र तो दोनों का आ गया, दोनों अपने अच्छे दावा करते हैं, बट
मैटर करता है कि अगर सरकार बनने के बाद उनमें से कितने दावा को पूरा करते हैं। घोषणा पत्र का ऐसा है कि दोनों पार्टियों बीजेपी कांग्रेस में उनका ये दिखाया गया है कि जो पुराने वादे हैं या फिर उनको बढ़ा के या संशोधित करके दिखाया गया है, मगर हमारे जो किन्नरों का ना पुनर्वास, ना रोजगार, ना घोषणा पत्र में हमारे लिए कोई घोषणा की जाती है। घोषणा पत्र का तो खैर असर हो गई होगा सर। एक्चुअली क्या है, जितना आप लोग आगे जितना इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं अभी कांग्रेस सरकार ने, तो उसके अकॉर्डिंग तो फिर भी 50% चांस तो निकले जा रहा है। घोषणा पत्र तो यही लग रहा है कि इस बार बीजेपी का चांस लग रहा है। दोनों के घोषणा पत्र का मैंने अध्ययन किया है, दोनों ही किसी तरीके से लोगों को छूट दे के फ्री की रेवड़ी बांट के सत्ता में आना चाहते हैं, एक दूसरे के कंपटीशन कर रहे हैं। इससे क्या होता है, सोसाइटियाँ डूबती हैं, बैंक डूबता है। कहना ये है घोषणा पत्र में तो क्या पता नहीं कितनी घोषणाएं करते हैं ये लोग, पूरी होती नहीं होती पता नहीं मेरे को, परंतु जो परंपरा चालू हुई है ये बहुत गलत परंपरा चालू हुई है। दोस्तों को बिजली देंगे, कर्जा माफ, किसान को सहायता समूह का भी कर्जा माफ कर रहे हैं, सबका कर्जा माफ कर रहे हैं। पैसा कहाँ से लाओगे हमको? तो देखिए आप सीनियर लोग हैं, काफ़ी अनुभवी लोग हैं। कुल मिला के दोनों ही पार्टियों का जो है घोषणा पत्र, उसकी आलोचना जमकर हो रही है। कुछ लोग मान रहे हैं कि कांग्रेस जो है किसान उसका बड़ा वोटर बैंक है, वोट बैंक है, कर्जा माफी की घोषणा का फ़ायदा कांग्रेस को मिल सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो कह रहे हैं कि घोषणा पत्र से कोई लेना देना नहीं है, प्रत्याशी देखकर वो वोट करेंगे। तो कांग्रेस के घोषणा पत्र पर अंबिकापुर, रायगढ़ और जांजगीर जिले के लोगों का क्या कहना है, ये भी सुनिए। मुझे तो संभवतः ऐसी लगती है कि किसान पुरानी बातों को देखते हुए अब किस पर विश्वास करेगा, ये बड़ा संशय के विषय है। और जहाँ तक हो किसानों को विश्वास अभी भूपेश सरकार के ऊपर जाएगी, ऐसा लग रहा है। बिजली बिल मुक्त करे है और धान ला 3100 का है नहीं, वो भी ठीक है। 20 कुंटल देते तो वो ठीक है। किसान मतलब तो फायदा हो ही, दोनों कतिले हो ही, दोनों दल ले। गरीबों के लिए ये ऐतिहासिक कदम, धान का रेट 3200, 22 कुंटल खरीदी और 200 यूनिट बिजली फ्री, 474 रुपये में गैस सिलेंडर, ये बहुत ही जन कल्याणकारी मतलब योजनाएं हैं। भूपेश बघेल हमारे काका जी हमारे महिलाओं के लिए बहुत बड़ी मतलब बहुत अच्छी योजना निकाले हैं। महिलाएं इससे बहुत खुश हैं। 500 रुपया गैस सिलेंडर भी घोषणा पत्र में लिखा है, जिससे महिला बहुत ही खुश हैं। बहुत ही जन कल्याणकारी है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 200 यूनिट तक तो बिजली बिल फ्री कर दिया गया है और 474 रुपये का सिलेंडर, यानी 500 रुपये का लोगों को सीधा सीधा बचत होगा सिलेंडर में। कांग्रेस का घोषणा पत्र जो जारी हुआ है वो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के समाज के हर व्यक्ति को ध्यान में रखकर किया गया। भाजपा की कॉपी करके उसकी तुलना में कुछ ज्यादा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये वही ठगेश है जो न गौ माता का सम्मान कर सकता है, न गंगा जल का। इन्होंने 1000-1500 रुपया बुजुर्गों को पेंशन का वादा किया था, वो कहाँ गया? शराबबंदी का वादा किया था, शराब की होम डिलीवरी क्यों कराई? जो घोषणा पत्र रिलीज हुआ है इसमें ज़्यादातर तो लुभावने ही आश्वासन दिए जा रहे हैं। पिछले 5 सालों से जिस सिलेंडर की कीमत अचानक 1200 तक पहुंच गई थी, आज खड़े बोल रहे हैं कि आप हमको 500 रुपये में देंगे, तो 700 की सब्सिडी कहां से एडजस्ट होगी, कहां से राजस्व आएगा, इसका कोई ज्ञान नहीं है। दोनों के घोषणा पत्र में तू डाल में पात वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। जैसे धान का मूल्य, सिलेंडर, अच्छी बात है। सरकार यदि अपने 5 साल के कार्यों पर सरकार बनाने में सक्षम नहीं है तो ये लोक लुभावने जो घोषणा पत्र है, कम से कम आम आदमी को राहत मिलेगा। जनता को मूर्ख बनाना आजकल बड़ा आसान हो गया है, पहली बात, लेकिन जनता बनती नहीं है। अब वो जनता पहले वाली नहीं रही। लोक लुभावन है ही, और महंगाई बढ़ाने वाला घोषणा पत्र है, तो ये भ्रमित करने वाला है। मैं लोगों को कहूँगा कि जो जितना बांटने की कोशिश करे उसको उतना वोट मत दें, ताकि इन पार्टियों को समझ में आए कि हमको घोषणा वो करनी है जिससे देश का विकास हो, न कि समाज का विनाश हो। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार को पाटन के पतोरा गांव पहुंचे, जहां सबसे पहले उन्होंने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की और उसके बाद जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम भूपेश ने कहा कि कांग्रेस किसान का कर्जा माफ करती है और भाजपा ऋण माफी पर एक शब्द नहीं बोलती। सीएम ने कहा कि मोदी की गारंटी वाले घोषणा पत्र की कोई गारंटी नहीं है। उसकी गारंटी की कोई गारंटी नहीं है।
कल दुर्ग आए थे, 3100 रुपये में धान खरीदते, एक बार भी बोला उन्होंने? नहीं बोला, क्योंकि देने की नीयत नहीं है। क्योंकि उन्होंने ही कहा बोनस समर्थन मूल्य से 1 रुपये भी देंगे तो बोनस कल आएगा, और उन्हीं का आदेश है, जो राज्य बोनस देगा उसकी सहायता हम बंद कर देंगे। कांग्रेस के सांसद और एआईसीसी के संचार प्रमुख जयराम रमेश ने आज भोपाल में कांग्रेस इलेक्शन एंथम को जारी किया। कहा कि एमपी घोटालों का प्रदेश बन गया। ये दावा किया कि कांग्रेस सत्ता में लौटी तो 1 जनवरी को महिलाओं के खाते में 1500 रुपए महीने आने लगेगा, किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ होगा, बिजली बिल हाफ होगी। 20 साल में मध्य प्रदेश बीमारू स्टेट नहीं है, गृह मंत्री का बार बार यही कहना है, पर वास्तविकता क्या है? 18 साल में मध्य प्रदेश की पहचान कैसी हुई? पहले तो घोटाले में नंबर 1 मध्य प्रदेश है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज विजयपुर विधानसभा 2 के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में जनसभा आवदा ग्रामीण क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। सिंधिया ने भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल वैष्णव के समर्थन में सभा को संबोधित किया। इस दौरान सिंधिया ने कहा कि भाजपा आदिवासी हितैषी है, इस वजह से आदिवासियों को बढ़ावा दे रही है। सिंधिया ने कमलनाथ और कांग्रेस पर निशाना भी साधा। वहीं सोहागपुर विधानसभा के ग्राम सनखेड़ा में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जनसभा को संबोधित किया। सभा में नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि फिर एक बार मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने वाली है। हमारी चैतीखेड़ा का बांध ये कांग्रेस ही तो चाहते हैं ना सब अधिकार उनके पास हो। ये जो कमलनाथ जी अभी आए ना विजयपुर में, ये आदिवासियों के लिए नहीं आए, ये किसानों के लिए नहीं आए। सभी वर्गों का सभी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन प्राप्त हो रहा है। हम सोहागपुर भी जीतेंगे, होशंगाबाद जिला पूरा जीतेंगे और मध्य प्रदेश में भाजपा की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने में सफल होंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। बीजेपी मीडिया सेंटर में पत्रकार वार्ता में अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस झूठी गारंटी देकर उन राज्यों को ठगने का काम कर रही है जहां उनकी सरकार आ चुकी है। अब मध्य प्रदेश में भी झूठी गारंटी देकर ठगने की कोशिश की जा रही है। झूठी गारंटी, झूठी कांग्रेस, झूठा इनका शासन, ठग कर भोली भाली जनता को देते झूठा भाषण कि हिमाचल ठगा, कर्नाटक ठगा, ठग लिया पूरा राजस्थान। और ये गारंटियां इन्होंने 10 महीने पहले हिमाचल प्रदेश के चुनाव में दी थी। इन 10 महीनों में क्या हुआ? कहां कांग्रेस खड़ी है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधी जिले में चुरहट, मंझौली और सिहावल में 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने सिहावल विधानसभा क्षेत्र के अमिलिया में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने कभी विकास नहीं की। 18 माह की सरकार में भाजपा की सभी योजनाएं कमलनाथ ने बंद कर दी थी। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने सिंगरौली विधानसभा में रोड शो कर जनता को संबोधित किया। सिंगरौली विधानसभा में रामनिवास शाह को भाजपा ने अपना यहां उम्मीदवार बनाया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज दतिया पहुंचे, जहां अकीला चौक पर उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र भारती के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर कुछ लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता भी ली। सभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा कि दतिया की जनता को गुलामी से मुक्ति दिलाना है। आने वाले समय में दतिया के विकास की जिम्मेदारी कमलनाथ की है। वहीं कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में सरकार बनने पर दतिया से राजेंद्र भारती और अवधेश नायक को मंत्री बनाने की घोषणा की। दतिया की जनता को कहना चाहता हूं, आप भुगते हैं। आने वाले समय में दतिया के विकास की जिम्मेदारी कमलनाथ लेते हैं। तो दतिया की जनता गुलाम नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के इस बयान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दतिया की जनता गुलाम नहीं है। दतिया की जनता को आप गुलाम कह रहे हो या आपकी विकृत मानसिकता की उपज है। उन्होंने कहा, आप 2 मंत्री बनाने की बात कह रहे हो, मंत्री तो तब बनाओगे जब सरकार बना पाओगे। ये विकृत मानसिकता का परिचायक है। जनता को गुलाम कह रहे हो आप। कांग्रेस जीतेगी तो आज़ादी है, कांग्रेस हारेगी तो गुलामी है।
आंकलन गलत कर रहे हो कमलनाथ जी। और जो घोषणाएं करते फिर रहे हो ना मंत्रियों की, मंत्री तो जब बनाती हो जब आप मुख्यमंत्री बनोगे। आप बनी बनाई नहीं चला पाए तो बनाओगे क्या? 29 दिन बचे हैं, ये गुलामी का समाप्त है। और आज मैं दतिया की जनता को कहना चाहता हूँ, आप भुगते हैं। आए नहीं चकलने हाथ यार। आने वाले समय में दतिया के विकास की जिम्मेदारी कमलनाथ लेते हैं। कांग्रेस के स्टार प्रचारक नकुलनाथ हरदा पहुंचे। हरदा विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर आर.के. दोगने के लिए प्रचार किया। ग्राम बैड़ी में आयोजित आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ होगा। आगामी दिसंबर माह से हर महीने सभी महिलाओं के खाते में 1500 रुपए आएंगे। साथ ही भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में आज भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है। मध्य प्रदेश घोटालों में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, महिलाओं पे अत्याचार पर नंबर 1। इन्होंने तो भगवान महादेव को भी नहीं छोड़ा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का प्रचार जारी है। ग्वालियर चंबल संभाग में जनता के बीच नेता पहुंचे। मुरैना में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अलग अलग जनसभा में शामिल हुए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जनसभाओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। साथ ही कांग्रेस की 18 महीने की सरकार को भ्रष्टाचार की सरकार बताया। इधर ग्वालियर के इंटक मैदान में आयोजित जनसभा में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार पहुंचे। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर उन्होंने बड़ा जुबानी हमला बोला। उनको अपनी चटनियां मुबारक, उनको मुझ पर जितनी गालियां देना है उनको मुबारक। मैं जनता का काम कर रहा हूं। इन्होंने प्रदेश की ऐसी हालत कर दी, कांग्रेस के बारे में उल्टी सीधी बातें बोल करके, तमाम तरह की बातें बोल करके, कभी धर्म का नाम लेके, कभी जात का नाम लेके, कभी देश का नाम लेकर के, देश की सबसे पुरानी पार्टी, मतलब इतनी भी शर्म नहीं बची भाजपाइयों के पास कि कांग्रेस पार्टी को गाली देने के चक्कर में अपने पिताजी और दादाजी को ही गाली देना शुरू कर दी। नरेंद्र सिंह तोमर रायसेन के उदयपुरा पहुंचे। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह की सरकार में ना बिजली थी और ना ही सड़क। बिजली की स्थिति ऐसी थी कि रात होती ही चिमनी जलानी पड़ती थी। आगे कहा कि मध्य प्रदेश का यह चुनाव देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। आज शायद ही कोई गांव बचाओ जो डामरीकृत सड़क से न जुड़ा हो। शायद ही कोई गांव बचाओ जिस पर बिजली नहीं मिलती हो। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को इन सब चीजों से लेना देना नहीं है। जबलपुर पश्चिम विधानसभा सीट पर जबलपुर के सांसद राकेश सिंह और पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट अब आमने सामने हैं। राकेश सिंह पर कांग्रेस का गढ़ बनी पश्चिम सीट जीतकर दिखाने की जिम्मेदारी है, जो चुनाव में सनातन धर्म की रक्षा को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। राकेश सिंह ने पश्चिम विधानसभा के विकास के लिए अपना दृष्टि पत्र भी जारी किया। सनातन का मुद्दा होना ही चाहिए। मैं कहता हूं हमेशा कि मुझे गर्व है कि मैं सनातनी हूं, लेकिन सनातनी होना और छद्म सनातनी होना दोनों में फर्क है। अगर हम सनातनी हैं तो हम सनातन के खिलाफ कोई बात को स्वीकार नहीं करेंगे। चुनाव आए तो भगवा गमछा डालकर हम लोगों के बीच में आ जाएं कि हम राम भक्त हैं, हनुमान भक्त हैं, हम सनातनी हैं। ये छद्म सनातनी है। सनातनी होने का ढोंग करते, बेरोजगारी पे जवाब नहीं देंगे, महंगाई की बात नहीं करेंगे, कुव्यवस्थाओं पे बात नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार पे बात नहीं करेंगे और लोगों को भटकाने के लिए सनातन की बात करेंगे। मध्य प्रदेश में अब चुनाव प्रचार अपने पूरे शबाब पर है और कांग्रेस और बीजेपी में बड़े नेताओं से लेकर स्टार प्रचारक तक और उम्मीदवारों से लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व तक सियासी मैदान में नजर आ रहे हैं। लेकिन चुनाव प्रचार के अंतिम दिनों पर अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही सभाओं के साथ साथ रोड शो और जनसंपर्क रैलियों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। आखिर क्यों राजनीतिक दलों के सभाओं से ज्यादा रोड शो हिट हो रहे हैं, देखिए हमारी इस रिपोर्ट को। मध्य प्रदेश में जम चुकी है चुनावी बिसात। पूरे शबाब पर है चुनाव प्रचार।
मैदान में जीत की राह तलाश रहे दिग्गज, लेकिन अंतिम दिनों में सभाएं तो फिट लेकिन रोड शो रहे हिट। मध्य प्रदेश में चुनावी घमासान के बीच अब कांग्रेस और बीजेपी बड़े नेताओं की सभाओं के साथ साथ रोड शो पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसकी वजह जानने से पहले दोनों दलों के दिग्गजों के रोड शो की प्लानिंग जान लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी 14 नवंबर को इंदौर में रोड शो करेंगे। अमित शाह 11, 12 और 13 नवंबर को रैलियां करेंगे। सीएम शिवराज हर दिन 7 से 9 सभाएं कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल, कुलस्ते और वीडी शर्मा कर रहे रोड शो पर फोकस। 13 नवंबर को राहुल गांधी भोपाल के नरेला और उदयपुरा में करेंगे पद यात्रा। प्रियंका गांधी जबलपुर में जनसंपर्क रैली में होंगी शामिल। दरअसल बड़ी बड़ी राजनीतिक सभाओं में दलों को ज्यादा संसाधन और पैसा खर्च करना पड़ता है, जबकि रोड शो कम संसाधनों में मतदाता के घर तक पहुंचने का सस्ता, सरल और ज्यादा प्रभावी जरिया साबित हो रहा है। यही वजह है कि प्रचार के अंतिम हफ्ते में दोनों ही दलों ने दिग्गजों को सड़कों पर उतारने की योजना बनाई है। रोड शोज होते हैं तो रोड शो के माध्यम से जन जन तक पहुंचा जाता है। सभाओं में लोग आते हैं और इसके विपरीत रोड शोज में प्रत्येक उसको एरिया को कवर किया जाता है। जनता निश्चित रूप से अपने अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर, अपने घरों पर नेताओं का स्वागत कर रही है और हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है रोड शोज का। निश्चित रूप से अब भी हम जो रोड शोज में देख रहे हैं, जनता हम पे आशीर्वाद दे रही है। कांग्रेस जो है, जो कहती है वो करके दिखाती है। कांग्रेस ने सच्चाई का साथ दिया है, इन्होंने अच्छे दिन का झांसा दिया है और हम सच्चे दिन का वादा कर रहे हैं। बढ़ती हुई महंगाई को कांग्रेस पार्टी रोकेगी, बढ़ती बेरोजगारी को कांग्रेस काबू में करके रोजगार देगी, किसानों की कर्ज माफ़ी भी करेगी। अब प्रश्न है, भाजपा रोड शो नहीं, भाजपा फ्लॉप शो करेगी। 2018 के चुनाव में भी सभाओं से ज्यादा रोड शो, पदयात्राएं और जनसंपर्क रैलियां हिट हुई थी। यही वजह है कि 10 से 15 नवंबर के बीच सभाएं कम और रोड शो ज्यादा दिखाई देंगे। ब्रिजेश जैन, IBC 24, भोपाल। तो 7 नवंबर को होने वाले पहले चरण के मतदान के तहत कोंडागांव पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। पूरे जिले में भयमुक्त वातावरण का संदेश देने के लिए जिला पुलिस बल और SSB के जवानों ने रविवार की शाम कोंडागांव नगर में फ्लैग मार्च निकाला। वहीं कोंडागांव के SP अक्षय कुमार कॉलेज मैदान में सुरक्षा जवानों को ब्रीफ करते यहां पर दिखाई दिए। इलेक्शंस पूरा फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यही हमारा इंटेंशन है। उसके लिए हम पूरा ताकत लगा दिए हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि पूरा फोर्स को अपन आज कॉल इन किए थे पूरा ब्रीफ करने के लिए, ड्यूटीज ब्रीफ करने के लिए। और कोंडागांव में आप देखेंगे तो लगभग 50 कंपनी बाहर से भी आ चुकी है। तो फिर उन लोगों से हम कई सारे एरिया डोमिनेशन ऑपरेशंस और एम्बुशिंग ऑपरेशंस भी करा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो गई है, लेकिन प्रदेश के दमतरी और सूरजपुर जिले के किसान बहुत कम मात्रा में मंडी पहुंच रहे हैं। कुछ किसानों का कहना है कि इस बार फसल लेट से तैयार हुई है। वहीं किसान चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के द्वारा धान की कीमत को लेकर की गई घोषणा के कारण यहां पर रुके हुए हैं। क्या कहा किसानों ने, आप भी सुनिए। धान अभी नहीं बेचूं, जब सरकार बनी 3 तारीख के बाद में धान बेचूं, का डिजेशन लेते का रेट से ओकर हिसाब से धान बेचूं। हमारा किसान मन के आधा धान हो है और आधा हनी हो है, ओकर कारण हमन नहीं बेच पात हन। अभी बाद में बेचबो सरकार बने के बाद। अधिकांशतः किसान तो यही चाहते हैं, मैं भी यही चाहता हूं कि अभी हम धान को रोक के रखे रहेंगे और जिसकी सत्ता बैठेगी और जो ज़्यादा समर्थन मूल्य देगा उसके बाद जो है सत्ता नया सरकार बैठने के बाद हम धान का विक्रय करेंगे। और ये देखे मिले इसके किसान जो पहले धान बेच चुके रही से बहुत जन के किसान मन के कर्जा माफ नहीं हुई, तो ये भी मुख्य कारण है। किसान ये देखा थे जब सरकार बैठी 3 तारीख के, तब हम धान मन बेचबो कर। 3 तारीख को सरकार बनेगा, जो सरकार बनेगा उसके हिसाब से धान बेचेंगे। हाँ, 17 तारीख के बाद ही होगा जो होगा हो, बाकी चुनाव के बाद ही अपना तय होगा। तो धान केंद्र अभी पूरा कंप्लीट कट भी तो नहीं पा रहा है, पूरा धान कटा भी नहीं है, अभी तो कटाई चालू है। इंतजार तो करेंगे ही अपडेट का। अब अपना अपना मुद्दा उठा के जैसे भी कि वो अपना ये रेट लेगी, वो अपना ये रेट लेगी, इसमें किसान को बेनिफिट है। चुनाव का इंतजार कर रही है। चुनाव जब तक सामने निर्णय नहीं आ जाएगा तब तक अभी किसान धान बहुत ही नहीं इसके बराबर ही बेचेंगे। तो धान में अभी कटाई में सही हो रहा है और निशाने के बाद तो धान बेचेंगे। तो जिससे ज़्यादा प्रॉफिट मिले उसी तो आदमी देगा, और जैसे खेत बढ़िया आ गया उसको कुछ बोनस देगा
जो सरकार उसको ही ज़्यादा चाहेगा। तो छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान की खरीदी शुरू हो चुकी है। धान खरीदी के लिए बलरामपुर में 39 धान उपार्जन केंद्र बनाया गया, लेकिन किसान धान बेचने के लिए खरीदी केंद्र नहीं पहुंच पा रहे। और IBC 24 की टीम ने इसके पीछे की वजह जानने के लिए किसानों से बात की। प्रदेश में 1 नवंबर से धान की खरीदी शुरू हो गई है, लेकिन बलरामपुर जिले में अभी तक किसी भी धान खरीदी केंद्र में बोहनी तक नहीं हुई है। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि ये बारदाने पड़े हुए हैं। जो बारदाने आप देख पा रहे हैं कि शासन ने भिजवा दिए हैं किसानों के लिए कि जो धान किसान लेकर आएंगे इन ही बारदानों में उनके धान की खरीदी होगी। लेकिन अभी तक धान की खरीदी कहीं भी नहीं हुई है, बोहनी तक नहीं हुआ है। भाजपा ने मैनिफेस्टो अपना जारी कर दिया है और आज कांग्रेस का भी जो मैनिफेस्टो है वो आने वाला है। युवा वर्ग के जो किसान हैं जिन्होंने अपनी खेती पर ही अपना करियर बनाया है, इनसे बात करते हैं। किस तरह से आप धान बेचने की तैयारी कर रहे हैं? सर अभी धान कट रही है और धान लगभग 15 दिन में आने वाला है। और किसान हमारे साथ मौजूद हैं जो लगातार धान की बिक्री करते हैं। इनसे जानना चाहते हैं कि किस तरह से आप लोग धान की बिक्री करते हैं और इस बार किस तरह की तैयारी है आप लोग को धान बेचने की? सर हम लोग का तो अब धान पक ही गया है, 10-12 दिन में मतलब चालू भी हो जाएगा मिसाई उसाई। हम बोल रहे हैं कि भाजपा सरकार 3100 रुपया देंगे बोल रहे हैं, अब पता नहीं अब देंगे कि नहीं देंगे। पिछले साल तो कांग्रेस सरकार ने दिया। मैनिफेस्टो का वेट कर रहे हैं धान बिक्री के लिए या फिर धान पक कर तैयार नहीं है? नहीं, धान तो पक के तैयार हो गया है। क्या है, हम लोग दोनों का घोषणाएं सुनना चाहते हैं, कौन जो ज़्यादा देगी भाई हम वहीं बेचना चाहेंगे। आपको नहीं लगता है कि ये जो 3100 रुपये है या फिर पिछले बार जो कांग्रेस ने किया था तो कांग्रेस कुछ इस बार बढ़ा के दे सकती है? क्या इसी का वेट कर रहे हैं क्या आप लोग? एक उम्मीद है कि अब ये 31 किए हैं तो शायद वो बढ़ा दें, लेकिन सुनने में भी आ रहा है कि 28 तक उनका था। अब देखिए क्या होता है। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जहां से उन्हें फ़ायदा मिलेगा वोट उन्हीं को जाएगा, ये धान बिक्री वहीं पे करेंगे। अरुण कुमार सोनी, IBC 24, बलरामपुर। दिवाली और धनतेरस के पहले ही गुरु पुष्य नक्षत्र के साथ ही रायपुर के मार्केट में रौनक दिखने लगी है, लेकिन इस बार चुनाव आचार संहिता के चलते मार्केट में ये रौनक थोड़ी गायब है। हर साल दिवाली से पुष्य नक्षत्र को लेकर व्यापारी काफी तैयारी करके रखते हैं और इस बार भी उन्होंने तैयारी की थी, लेकिन जांच और चेकिंग की सख्ती के चलते मार्केट तक लोग नहीं पहुंच रहे। बाजारें पूरी तरह से सूनी पड़ी है। देखिए रिपोर्ट। ये बाजार की सूनी सड़कें, ज्वेलर्स की दुकानें और शोरूम। दिवाली आने से पहले ही ग्राहकों की भीड़ से भरी होती थी, लेकिन इस बार आचार संहिता ने बाजार की इस रौनक को छीन लिया है। दुकानदार अच्छी ग्राहकी के इंतजार में हैं, लेकिन इक्का दुक्का ग्राहक ही दुकानों में पहुंच रहे हैं। गुरु पुष्य नक्षत्र के मौके पर दिवाली और धनतेरस का ट्रेलर देखने को मिलता है, लेकिन इस बार गुरु पुष्य नक्षत्र व्यापारियों के लिए फीका रहा। सोने और चांदी को लेकर गुरु पुष्य नक्षत्र में जबरदस्त उत्साह देखने को मिलता था, लेकिन अब वो नजर नहीं आ रहा है। इसकी मुख्य वजह राज्य में आचार संहिता के कारण चेक पोस्ट पर चेकिंग होना बताया जा रहा है। हालांकि व्यापारियों का मानना है कि भले ही पुष्य नक्षत्र फीका रहा हो, लेकिन दिवाली और धनतेरस पर अच्छे व्यापार की उम्मीद है। पुष्य नक्षत्र में हमने बहुत अच्छी तैयारी की थी, पूरे बाजार ने अच्छी तैयारी की थी, लेकिन जो आचार संहिता के कारण जो सख्ती रही अधिकारियों की, उसके कारण हमारा बाजार थोड़ा सा पिछले साल से कम रहा। पर इस बार चुनाव के कारण, चुनाव आयोग की अति सख्ती के कारण लोग ग्राहक नहीं आ पा रहे हैं। ग्राहकों के फ़ोन आए हैं, कैसे आना भैया, कैसे आया। सरकार ने 50,000 की लिमिट दी है, हमको बहुत लेना है सामान, ₹1,00,000 का लेना पर ला नहीं सकते हैं। तो चुनाव आयोग से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि त्यौहार तक रिले किया जाए। हालांकि कपड़ा मार्केट की बात करें तो यहाँ पर पुष्य नक्षत्र में रौनक दिखाई दे रही है। लोग त्योहार के लिए कपड़े खरीदने निकलने लगे हैं। ये सीज़न बहुत अच्छा रहेगा, दिवाली का त्यौहार बहुत अच्छा रहेगा। लोगों में अच्छा उत्साह है, नई नई वैरायटी की नई नई चीज़ें आई हुई है और मेरा ऐसा अनुमान है कि हर साल से बेहतर ये सीज़न अच्छा रहेगा। पुष्य नक्षत्र पर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए सभी क्षेत्रों में विशेष ऑफर की भरमार भी रही। शुभ मुहूर्त पर रायपुर में 100 से 120 करोड़ के कारोबार का अनुमान लगाया जाता रहा है, लेकिन इस बार ये आंकड़ा लगभग 30 से 40 करोड़ रुपए का ही हो सकता है। ऐसे में व्यापारियों को अब धनतेरस, दिवाली से ही ज्यादा उम्मीद है। स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। और इस बीच एक बड़ी खबर है नारायणपुर से, जहां मलकम एकेडमी ने अवार्ड जीता है। अबूझमाड़ मलकम एकेडमी ने इंडिया गॉट टैलेंट टेलीविजन रियलिटी शो में अवार्ड जीत लिया। विशेष पिछड़ी जनजाति दर्जा प्राप्त बच्चों ने यह अवार्ड जीता है। तो यह बड़ी खबर है नारायणपुर
मलकम एकेडमी ने अवार्ड जीता है। अबूझमाड़ मलकम एकेडमी ने इंडिया गॉट टैलेंट टेलीविजन रियलिटी शो में यह अवार्ड जीता है। विशेष पिछड़ी जनजाति दर्जा प्राप्त बच्चों ने यह कमाल कर दिखाया है। अशफाक हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अशफाक, आखिरकार बच्चों ने यहां पर कमाल करके दिखा दिया। जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बच्चे जो है ये नारायणपुर जिले के ऐसे इलाके से आते हैं जो देश की विशेष पिछड़ी जनजाति ये बच्चे कहलाते हैं। अबूझमाड़ का इलाका जो है वो पूरे देश में अपने कल्चर को लेकर के प्रचलित है और काफी पिछड़ा इलाका है। यहाँ का अभी तक जो है आजादी के बाद भी सर्वे सरकार नहीं कर पाई है और ऐसे में ये बच्चे नारायणपुर जैसे नक्सल प्रभावित इलाके से निकलकर मुंबई में जाकर इतने बड़े रियलिटी शो पे हिस्सा लेना, ये छत्तीसगढ़ के लिए, पूरे देश के लिए बहुत बड़ी बात रही और वहां पर जाकर परफॉर्म करना और फाइनल जीतना, ये सबसे बड़ा बच्चों का जीत है। जी चलिए, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतने। नमस्कार।